हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स को लेकर के। और अपने पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी, और इसके अंदर अपने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। अपना टॉपिक था ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, ये अपना टॉपिक था। और इसके अंदर अपने बात कर रहे थे सूचक आरेख की। इसके अंदर जो अपने बात कर रहे थे वो बात चल रही थी अपनी सूचक आरेख के बारे में कि सूचक आरेख जो है वो अपने क्या होता है। तो एक तो मैंने इसके अंदर आप लोगों को शुरुआत में एक डायग्राम बनाया था और उसके अंदर मैंने आपको कार्य का मान बता दिया था कि अपने एक सिलेंडर लेना है और वो सिलेंडर क्या करना है, आपको गैस भरकर प्रसारित कर देना है उस गैस को, और उससे उसमें विस्थापन होगा dx। और आप लोगों ने क्या कर लिया, dw का मान ज्ञात कर लिया था। और dw आप लोगों ने लिखा था p dv के इक्वल, फिर आपने समाकलन किया और w किसके इक्वल आ गया, समाकलन v1 से v2 और p dv के बराबर आ गया। अपने जो लास्ट जो बात कर रहे थे वो अपने बात कर रहे थे सूचक आरेख के बारे में। तो सूचक आरेख अपने इस प्रकार से बना रखा था, अपने एक डायग्राम बना रखा था। इसके अंदर अपने ये x था, ये y था, और इस ओर अपने v ले रखा था और इस ओर अपने p ले रखा था। ये ग्राफ था a और b, और ग्राफ को अगर नीचे की ओर बढ़ाए तो ये पॉइंट v1 पर मिल रहा था, ये पॉइंट v2 पर मिल रहा था, ठीक है। और यहाँ एक अल्पांश के रूप में पट्टिका ले रखी थी, और पट्टिका के लिए जो आयतन था वो कितना था, dv था। और ये जो इसके बिल्कुल सामने पॉइंट था ये अपने p मान रखा था। ये a डैश, ये b डैश, ये c डैश और ये d डैश, ये पॉइंट आपका ये जो है c, और ये जो पॉइंट है वो d था, ठीक है। अपने जो बात कर रहे थे वो सूचक आरेख की बात कर रहे थे कि जो अपना सूचक आरेख है वो क्या होता है। तो सूचक आरेख के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका ये वक्र होता है P और V के बीच में खींचा गया, यानी P और V के बीच में दाब तथा आयतन के मध्य खींचा गया वक्र, ठीक है। दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र जो नियत ताप पर था, यानी आपको कोई एक ताप दिया जाएगा और उस ताप के ऊपर आप लोग क्या करोगे, दाब और आयतन के बीच में वक्र खींच दोगे। यानी पहले आपको एक ताप दिया जाए, आप बोल सकते हो कि नियत ताप पर दाब और आयतन के मध्य, या दिए गए ताप पर दाब और आयतन के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, आपका सूचक आरेख कहलाता है। यानी आप लोगों ने ये जो वक्र बनाया है इसके अंदर a और b, ये a और b जो वक्र है, देखना यहाँ पर ये जो a और बाकी जो बनाया है ये अपने और काम में लेंगे। तो ये जो a और b बनाया गया है, इस a और b वक्र को अपने क्या बोलते हैं, सूचक आरेख कहते हैं। ये किसके बीच में खींचा गया है, ये दाब और आयतन के बीच में खींचा गया है, और अपने को एक ताप दिया गया है, उस ताप पर अपने क्या किया, इस वक्र को खींचा है। तो ये अपना जो वक्र है ये क्या कहलाता है, अपने सूचक आरेख कहलाता है। इसके अंदर अपने कुछ एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अपने मान लेते हैं कि अपने कोई एक ऊष्मागतिक निकाय है जो अवस्था a से, a पर मान लेते हैं P1 और V1 है, a से किस में जा रहा है, b में जा रहा है। यानी अपने पास में क्या है, कोई एक ऊष्मागतिक निकाय है जो अवस्था a से किस ओर जा रहा है, अवस्था b की ओर जा रहा है। यानी a से वो कहाँ पहुंच रहा है, अवस्था b पर पहुंच रहा है। तो यहाँ जो इसके चर आएंगे वो P1 और V1 आएंगे, और इस जगह जो आएंगे वो P2 और V2 आएंगे, ठीक है। तो ऊष्मागतिक निकाय a से b की ओर अपने पहुंच रहा है। अपने को a से b तक जाने में किए गए कार्य का मान जो है वो यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो। इस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो अपने इसे मिला देंगे, जो अपने पहले मिला रखा है V1 और V2 को। फिर अपने क्या करेंगे, एक पट्टिका लेंगे, इस प्रकार से अपने एक पट्टिका लेंगे, और इस पट्टिका की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई अपने कितनी ले रखी है, वो चौड़ाई अपने dv ले रखी है। ये जो चौड़ाई है ये अपने पास में कितनी है, dv है। और दूसरा, अगर ये आयतन dv अल्पांश के रूप में लिया है इस पट्टिका को अपने, तो सीधी सी बात है कि ये जो पॉइंट है, यानी ये जो इसकी
ये जो डीवी ले रखा है इसके सामने जो पॉइंट है उसे आप लोग सिर्फ पी मान सकते हो, क्योंकि ये अपने बिल्कुल अलग है। तो इसे यहाँ से मिलाओगे, यहाँ से मिलाओगे, इसकी बजाय अपने इसे सिर्फ कितना लिख दे, पी लिख दे, क्योंकि ये एक अल्पांश के रूप में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो अपने पट्टिका लिए ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश, इसका अगर आप लोग क्या करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी अगर अपने क्या करें, अपने करना क्या है, अपने कार्य का मान ज्ञात करना है। कौन से कार्य का? ए से बी तक जाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। कार्य का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, एक अल्पांश पट्टिका के रूप में ले रहे हैं, और पट्टिका की लंबाई जो वो इस अक्ष के समांतर पी के समांतर है, और ये मोटाई जो वो डीवी है। तो अपने क्या करेंगे, अपने लिखेंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश का क्षेत्रफल। यानी जो आपके पास में ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश है, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब आप लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो आप लोग क्या करोगे, इस तरफ जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है, और इस तरफ जो लिखा गया है, डीवी लिखा गया है। तो इन दोनों को अपने क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पट्टिका के लिए आपके पास में जो पाठ्यांक है, एक तो पी है और एक डीवी है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल है, ये क्षेत्रफल पी डीवी के इक्वल है। यानी जब आप लोगों को बोला जाएगा कार्य का मान ज्ञात करना, तो आप लोग सबसे पहले किसका मान ज्ञात करोगे, DW का मान ज्ञात करोगे। यानी कार्य का संपूर्ण मान ज्ञात करने की बजाय आप लोग इसके अल्पांश के अंदर, यानी ए डैश से बी डैश तक जाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करोगे। और वो मान जो आप लोगों ने ज्ञात किया वो किसके बराबर है, वो मान पी डीवी के बराबर है। अपने पीछे ही देखा था कि कार्य किसके बराबर आता है, पी डीवी के बराबर आता है। पर ये कार्य आप किससे भी ज्ञात कर सकते हो, ये कार्य आप लोग ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश के क्षेत्रफल से भी ज्ञात कर सकते हो। अब आपको संपूर्ण कार्य के लिए, यानी आपको W का मान ज्ञात करने के लिए, ये जो आपके पास में क्षेत्रफल है इसका क्या करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। यानी यहाँ जो आपने लिखा है पी डीवी, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, समीशन करना पड़ेगा। क्योंकि आपने यहाँ पर एक पट्टिका ली है, इसकी बजाय आप लोग अब क्या करोगे, मान लोगे कि ये जो कंप्लीट आपके पास में क्षेत्रफल है ये ऐसी बहुत सारी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल से मिलकर के बना हुआ है। यानी ये जो क्षेत्रफल है इसके अंदर ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ हैं, समान मोटाई की, समान चौड़ाई की, समान लंबाई की, ऐसी बहुत सारी पट्टियों से मिलकर के बना हुआ है। तो उन सभी पट्टियों के क्षेत्रफलों को आप लोग क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो जैसे ही आप लोग जोड़ोगे तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, कार्य का मान प्राप्त हो जाएगा। कितना, ए डैश, बी डैश, सी डैश का क्षेत्रफल, और इसका आपने कर दिया समीशन। यानी ये जो पी डीवी है इसका आपने क्या कर दिया, समीशन कर दिया। और ये कंप्लीट जो बात है, यानी ये जो आप लोग लिख रहे हो ये लाइन, इस लाइन का मतलब हुआ कि ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ लेना। अगर आप लोग ऐसी बहुत सारी पट्टियाँ लोगे, इसका मतलब हुआ आप लोग ए बी सी डी के क्षेत्रफल की बात कर रहे हो। यानी W का मान ज्ञात करने का मतलब हो गया ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसका मतलब हो गया समीशन पी डी वी, या आप लोग बोल सकते हो V1 से V2 तक समाकलन, जो आप अब तक करते आए हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसका समाकलन कर सकते हो पी डी वी, जो अपने हमेशा से करते हैं। साथ में आपको क्या करना है, ये जो क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया इसका समीशन ले सकते हो। यानी जो ये पी डी वी आप लोगों ने ज्ञात किया है, सुनो एक बार, कि आप ये सोचोगे कि ये टर्म जो लिखी गई, ये टर्म लिखी गई है, ऐसा क्यों लिखा है। अपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये जो पट्टिका है इसका क्या किया, क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ए डैश, बी डैश, सी डैश का क्षेत्रफल, ये तो अपने नाम लिखा है। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते कैसे, अपने दो चीज़ें ज्ञात करते हैं, एक तो डाल ज्ञात करते हैं, एक क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। डाल तो ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर इसका भाग लगा देते हैं, वाई वाले के अंदर एक्स का भाग लगा देते हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं, ये जो इस तरफ लिखा गया और जो इस तरफ लिखा गया दोनों को अपने क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने पी और डी वी का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो आप लोगों ने ये तो लिखा है कि ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश का क्षेत्रफल, और ये आपने क्षेत्रफल यहाँ पर इसका ज्ञात किया है। अब आपने बोला है कि समीशन कर रहे हैं टोटल क्षेत्रफल का, और ये आपने क्या किया, इसका समीशन किया है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ गया, W बराबर ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यानी आपने ये जो लिखा है इसका मतलब है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, और ये जो आपने लिखा है यहाँ पर फिर से लिख दिया। और ये जो आपने काम किया है, ये काम आप समाकलन के द्वारा भी कर सकते हो। और वो आप कैसे कर सकते हो, V1 से V2 पी डी वी, यानी आप लोगों ने जो मान ज्ञात किया था ना, समाकलन W इक्वल V1 से V2 पी डी वी, उस मान, उस काम को आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो, इसके अंदर पट्टियाँ बना करके और क्षेत्रफल ज्ञात करके। यहाँ से आपके पास में एक निष्कर्ष निकल करके सामने है। वो निष्कर्ष क्या है कि अगर आप लोगों को कार्य का मान ज्ञात करना हो तो वो कार्य आप लोग किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, वो कार्य आप लोग सूचक आरेख की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हो। सूचक आरेख की सहायता से
कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूचक आरेख की सहायता से कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो पीवी वक्र है, आपके पास में क्या है, जो पीवी वक्र है, इस पीवी वक्र तथा ये जो आपके पास में लाइन है, ये कौन सी लाइन है, आयतन की लाइन है। पीवी वक्र तथा आयतन अक्ष, वो अक्ष जिस पर आयतन लिखा हुआ है, पीवी वक्र तथा आयतन अक्ष के मध्य घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, कार्य के बराबर आता है। यानी पीवी वक्र तथा आयतन अक्ष के द्वारा अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है, आपके कार्य के बराबर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। देखो आपको ये थ्योरेटिकली याद रखना पड़ेगा। यहाँ से 4 या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए और सूचक आरेख की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये लाइन बिल्कुल आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो ये जो है, ये लाइन आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। जो अपने आगे पढ़ेंगे, बार बार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात कर रहे हैं। उस क्षेत्रफल के लिए अपने क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास में पीवी वक्र है, पीवी वक्र तो आपके पास में सिर्फ इतना ही है, ए से बी तक निकाय, ए से बी तक जा रहा है, ये बाकी चीज़ें तो अपने बाद में की है। तो सूचक आरेख तो आपका ए से बी तक है, ठीक है। ये आपका कौन सा आरेख है, पीवी आरेख है। इस पीवी आरेख और आयतन अक्ष जो है, यानी जिस अक्ष पर आयतन लिखा गया है, उस अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है ना, वो किसके बराबर है, किए गए कार्य के बराबर है। और वो क्षेत्रफल कौन सा है, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, ये कंप्लीट जो क्षेत्रफल घेरा गया है, ये किसके बराबर है, कार्य के बराबर है। अब अगर आपको कोई बोले कि क्षेत्रफल कार्य का मान ज्ञात कीजिए सूचक आरेख से, तो आपको क्या बताना है कि इस वक्र और इसके मध्य का क्षेत्रफल क्या आएगा, किए गए कार्य के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर फर्स्ट केस आ जाता है कि अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो कार्य का मान अपने कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा देखो अपने इसके अंदर, दूसरा अपने इसके अंदर आता है कि अगर आयतन का मान नियत हो, इसका दाब का मान अगर क्या हो, नियत हो, तो दाब का मान नियत होने पर क्या होगा, ये वाई एक्स है। अगर दाब का मान क्या हो आपके नियत हो, तो ये देखो, ये ए और ये क्या है, बी है। दाब का मान क्या है, नियत है। इसे नीचे बढ़ाओ, ये V1 पर मिलेगा, और इसे नीचे बढ़ाया आपने, किस पर मिला है, ये V2 पर मिला है, ठीक है। और इसे आपने क्या माना है, नियत माना, और कितना माना है, P माना है, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को बोला जाए कि किए गए कार्य का मान ज्ञात करो, तो कार्य का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या लिखते, आप लोग लिखते P और क्या आएगा, V2 माइनस का V1 आएगा, ठीक है। आपके पास में क्या आएगा, P V2 माइनस V1 आएगा। यानी आप लोगों ने जो पीछे लिखा था ना, W इक्वल समाकलन V1 से V2, समाकलन V1 से V2, और साथ में क्या लिखा था आपने, PD V लिखा था। P तो क्या है, नियत है, आपने बाहर की ओर लिख दिया, और समाकलन किसका, सिर्फ V का, और V का जब आप लोग समाकलन करोगे तो क्या आएगा, V आएगा। देखो यहाँ पर समाकलन की बात की जाए तो अपने एक मान सकते हैं, और एक का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर जो सर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही आ जाएगा। ये V1 है और ये V2 है, तो ये P और आपने क्या कर दिया, V2 माइनस V1 कर दिया। ये किसका मान आ गया, कार्य का मान आ गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि अगर नियत दाब पर कोई प्रक्रम हो रहा है और अवस्था A से B तक कोई निकाय जा रहा है, और किसके ऊपर जा रहा है, नियत दाब के ऊपर जा रहा है, तो किए गए कार्य का मान कितना आएगा, तो किए गए कार्य का मान W इक्वल P V2 माइनस V1 आएगा, जो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा है, ठीक है। आपने इसके लिए क्या किया है, ये टर्म लिखी है, इसका समाकलन किया है, समाकलन करने पर क्या है, W इक्वल P V2 माइनस V1 आया। इसी के अंदर एक और टर्म काम में आती है अपनी, वो आती है कि यहाँ अपने जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य जो है वो पथ के ऊपर निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी अपने जो कार्य है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने दिखा रहे हैं कि किया गया कार्य जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर कर रहा है। तो अपने लिखेंगे किए गए कार्य की पथ पर निर्भरता। देखो अगर 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो
इसी टॉपिक के अंदर आपको ये सारे टॉपिक जो है वो लगातार करते जाने हैं। और अगर 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको बताएगा कि आपको इसके अंदर कौन सा पार्ट जो है इसका सोल्व करना है। तो अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं पथ पर निर्भरता की, कि पथ पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो अपने फिर से वही एक सूचक आरेख बनाना है। इस तरफ आयतन है और इस तरफ अपने दाब है, ये x एक्स है और ये y एक्स है। कोई एक प्रक्रम मान लो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, A से B तक पहुँच रहा है। A से B तक क्या कर रहा है, कोई प्रक्रम पहुँच रहा है, कोई निकाय जो है प्रक्रम A से B तक पहुँच रहा है। A इसकी एक अवस्था है और B जो है इसकी दूसरी अवस्था है, यानी कोई निकाय A से B की ओर जा रहा है। तो इसका एक तो ये पथ हो सकता है कि ये इस पथ से होकर के जाए A से B की ओर। दूसरा इसके पास में ये भी एक पथ है कि ये यहाँ से होकर के A से B तक जाए। तीसरा ये यहाँ से भी होकर के B तक पहुँच सकता है। अगर इनको नंबर दें तो इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, इसे मान लेते हैं थर्ड। आपकी मर्जी है, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो आप। तो निकाय जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अवस्था A से B की ओर जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, A से B की ओर जा रहा है। और A से B तक जाने के लिए उसके पास में कितने पथ है, 3 पथ है। या तो वो फर्स्ट से होकर के जा सकता है, सेकंड से जा सकता है, या वो थर्ड से जा सकता है। आपको क्या दर्शाना है, आपको दर्शाना है कि किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। यानी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य जो किसका फलन होता है, पथ का फलन होता है। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, इसे नीचे की ओर बढ़ा देना है। इस पॉइंट को कोई नाम लिख देना है, C D और इसे E और इसे F। ठीक है, ये आपका दाब वाला वक्र है और ये आयतन वाला वक्र है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला आपका काम क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग कार्य का मान ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं पथ 1 के अनुदिश कार्य अपने सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो पथ फर्स्ट के अनुदिश किया गया कार्य, फर्स्ट पथ के अनुदिश किया गया कार्य। तो फर्स्ट पथ के अनुदिश अगर आपको कार्य का मान ज्ञात करना है तो कार्य का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको पीवी वक्र देखना है। तो आपके पास में अगर ये यहाँ से होकर के जाता है तो ये इसका पीवी वक्र बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, इसका पीवी वक्र बनेगा। और इसके अंदर और इस ये जो वक्र है इसके वो द्वारा और जो आयतन आरेख है, आयतन अक्ष है, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल आएगा वो किए गए कार्य के बराबर आएगा। समझना, जो पीवी वक्र है A से B तक का और जो आयतन अक्ष है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, किए गए कार्य के बराबर आएगा। तो देखो कौन सा क्षेत्रफल आएगा, W फर्स्ट की अगर बात करो तो क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे A और फिर कहाँ जाओगे, A C B और फिर आप कहाँ जाओगे F और उसके बाद में E और फिर कहाँ पहुँच जाओगे, A पर पहुँच जाओगे। यानी आप चलोगे A C B F E A। तो आपने लिखा A C B F E A, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा जाएगा। देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि यहाँ जो लाइन लिखी थी इसके आसपास मैंने आपको बोला था कि ये लाइन आपको याद रखनी है। तो ये आपका पीवी वक्र है, इतना जो है वो क्या है, पीवी वक्र है। और ये आपका आयतन अक्ष है। इसके मध्य का जितना भी क्षेत्रफल होगा, इसके मध्य का जितना क्षेत्रफल है वो सारा क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर आएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है, आपके पास में किए गए कार्य का मान है, A C B F E A के मध्य का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, पथ सेकंड के अनुदिश किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। आपको अब क्या करना है, पथ सेकंड के अनुदिश किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। देखो पथ सेकंड का है, A से B तक अगर जाए तो ये आपके पास में जो पथ है ये कौन सा पथ है, पथ सेकंड है। अगर ये आपको कार्य ज्ञात करना है तो आप लोग देख सकते हो कि अब आपका पीवी वक्र कौन सा है, ये सेकंड है और आयतन अक्ष ये। तो अब आपको कौन सा क्षेत्रफल लेना है, अब आपको ये जो क्षेत्रफल बचा है ये क्षेत्रफल आप लोगों को लेना है। यानी आपको कौन सा क्षेत्रफल लेना है, आपको लेना है W2 के लिए या W सेकंड के लिए आपको लेना है A B।
क्या लिखोगे, ए बी, उसके बाद में क्या आएगा एफ, और एफ के बाद में ई, और फिर से कहाँ पहुँच जाओगे, ए तक पहुँच जाओगे का क्षेत्रफल। यानी ए, ये एरा, ए से कहाँ जाओगे बी, और बी से एफ, और एफ से कहाँ जाओगे ई, और ई से ए, और इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। वो किसका मान आ जाएगा, वो सेकंड पथ के अनुदिश किए गए कार्य का मान आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है पथ थर्ड के अनुदिश किए गए, अनुदिश किया गया कार्य। तो वो कितना आएगा, वो आएगा W3। ठीक है, कितना आएगा W3। देखो पथ थर्ड आपके पास में कौन सा है, ये वाला जो पथ है, ये कौन सा पथ है आपके पास में, थर्ड है। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ए से डी, डी से बी, बी से एफ, एफ से ई, और फिर आप पहुँच जाओगे ए पर। यानी आपको जाना है ए से कहाँ जाना है, डी की ओर जाना है। तो आप पहुँचे ए से डी, और डी से आपको कहाँ जाना है, बी तक जाना है। आप पहुँचे ए से डी, डी से बी, बी से आपको जाना है एफ, और एफ से पहुँचोगे आप लोग ई पर, ई से आप पहुँचोगे फिर से डी पर, और फिर आप पहुँच जाओगे ए पर। तो ए डी बी एफ ई डी ए का क्षेत्रफल। देखो फिर से बताता हूँ, डायग्राम में देखना। अपने क्या करना है, अपने ये सिद्ध करना है कि किया गया कार्य जो वो क्या कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। अगर किया गया कार्य पथ पर निर्भर कर रहा है तो अपने मान लेते हैं कोई एक उष्मागतिक निकाय है जो ए से बी तक जा रहा है। यानी ए से वो कहाँ पहुँच रहा है, बी तक पहुँच रहा है। अवस्था ए से वो कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। आपको किए गए कार्य की पथ पर निर्भरता दर्शानी है। तो आपने क्या किया, तीन अलग अलग पथ ले लिए। एक तो आपने ये पथ ले लिया, एक आप लोगों ने ये ले लिया, और एक आप लोगों ने ये ले लिया। तो आप लोगों ने तीन पथ ले लिए। सबसे पहले आपने बात की ए और इसकी, ए सी और बी की। आपने ये वाला जो लिया इसे आपने W1 माना है। तो आपने क्या किया, ये जो वक्र बन रहा है ये कौन सा वक्र है, PV वक्र है। ये जो सारे बना रखे हैं ये कौन से वक्र है, ये PV वक्र है। और पीछे टॉपिक में आपने सिद्ध किया है कि PV वक्र और आयतन जो अपने अक्ष होता है उसके मध्य का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो किए गए कार्य के बराबर आएगा। तो आपने ए सी बी और इसके मध्य का क्षेत्रफल लिया, यानी आपने क्या लिखा, ए सी बी एफ ई ए के मध्य का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में आपने इसे लिया तो आपने लिखा ए बी एफ ई ए का मध्य, और फिर आपने ये लिया तो लिखा ए डी बी एफ ई डी ए के मध्य का क्षेत्रफल। आपने देखा समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। इन तीनों समीकरणों को आप देख करके आराम से बता सकते हो कि जो आपने कार्य किया है, आपने जो W1, W3 और W2 और W3 कार्य किए हैं वो तीनों कार्य आपके क्या नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, जो आपने तीन कार्य लिखे हैं वो तीनों कार्य एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है ये ज़्यादा है। देखो ये क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आएगा, ये पूरा इतना बड़ा डिब्बा बनेगा। फर्स्ट के लिए जब आप बात करोगे ना तो ये पूरा इतना बड़ा डिब्बा बन जाता है। ठीक है, सेकंड के लिए जब आप बात करोगे तो ये डिब्बा जो है इतना सा बनेगा, यानी ये छोटा हो जाएगा। और जब आप थर्ड की बात करोगे तो ये सिर्फ इतना बचेगा। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल क्या है, अलग है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्षेत्रफल आप डायग्राम की सहायता से बता सकते हो कि तीनों क्षेत्रफलों का मान क्या प्राप्त हो रहा है, आपको अलग प्राप्त हो रहा है। यानी W1, W2, W3 क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि किए गए कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है पथ पर निर्भरता का। तो तीसरा जो अपने इसके अंदर तीसरा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तीसरा टॉपिक आता है अपने सक्रिय प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य। देखो तीसरा अपने इसके अंदर आता है सक्रिय प्रक्रम के द्वारा किया गया कार्य। या सक्रिय प्रक्रम में किया गया कार्य लिख सकते हो आप लोग, सक्रिय प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य। देखो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो
संपूर्ण जितना किया है वो सब लिखना है आप लोगों को। और अगर छोटा प्रश्न आएगा तो उसमें आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। बहुत बार ये जरूर अलग से पूछा गया है कि चक्रीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि सूचक आरेख किसे कहते हैं, सूचक आरेख बनाइए तथा चक्रीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न में आपको क्या बोलेगा, सूचक आरेख किसे कहते हैं, सूचक आरेख बनाइए, तो परिभाषा लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे। फिर प्रश्न आगे क्या पूछेगा कि चक्रीय प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने मान लेते हैं चक्रीय प्रक्रम कौन सा होता है। चक्रीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः उसी अवस्था पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। यानी निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजर करके फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में अगर पहुंच जाता है तो वो कौन सा प्रक्रम होता है, वो अपना चक्रीय प्रक्रम होता है। जैसे निकाय कोई ए से बी तक जा रहा है, ए से सी तक जा रहा है और फिर कहाँ पहुंच रहा है, ए पर पहुंच रहा है। निकाय ने चलना शुरू किया है ए से होता हुआ गया वो बी और सी पर, और सी से पुनः कहाँ पहुंच गया है, डी से होता हुआ ए पर पहुंच गया। यानी ए से चलना शुरू किया और फिर से कहाँ पहुंच गया, ए पर पहुंच गया। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम है उसे अपने कौन सा प्रक्रम कहते हैं, उसे अपने चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। निकाय जो है विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ पुनः उसी अवस्था पर पहुंच गए। तो अब आपने क्या किया, इसे मिला दिया और कोई नाम लिखा इसका, जैसे ई और एफ अगर मैं लिख दूं तो ई और एफ, ये इसका क्या है, नाम है। देखो अपना निकाय जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी और सी तक जा रहा है। शुरुआत के अंदर अपना निकाय जो है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो ये जो है ये क्या है, निकाय द्वारा किया गया कार्य। और यानी प्रसार वगैरह जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ए बी और सी के अंदर हो रहा है, या निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। यानी निकाय का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। फिर अपना निकाय जा रहा है सी डी ए पर, यानी निकाय पर कार्य किया जा रहा है। निकाय द्वारा कार्य, निकाय पर कार्य। यहाँ निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है और यहाँ निकाय पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ प्रसार हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, संपीड़न होगा। यहाँ से होता हुआ निकाय ए बी सी पर पहुँच रहा है और यहाँ पर सी डी ए पर अपना निकाय जो है वो पहुँच रहा है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग ए बी सी जो है, ए बी और सी जो है, देखो अपना निकाय तो ए से सी तक ही जा रहा है, पर अपने बीच का इसलिए लिख दिया कि जब अपने प्रसार की बात करें तो अलग से पथ को दर्शा सके ए बी सी को, और जब संपीड़न की बात करें तो सी डी ए को अपने अलग से दर्शा सके। तो अपना निकाय ए से कहाँ जा रहा है, सी तक जा रहा है और कहाँ से होता हुआ, बी से होता हुआ जा रहा है। अब देखो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि अपने जब ए से सी तक का कार्य ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का कार्य ज्ञात करोगे तो कार्य ज्ञात करने के लिए आपके पास में तरीका क्या रहेगा, कार्य ज्ञात करने के लिए आपके पास में तरीका रहेगा कि आप लोग लिखोगे ए बी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल, ये आपके पास में कार्य W1 का या W फर्स्ट का मान होगा। आपके पास में मान क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल के मध्य का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी आपको ये जो कंप्लीट वाला पार्ट है ना, इसे लेना है। इसे सोल्व करूँ उससे पहले आपको बता दूं करना क्या है, इस कंप्लीट में से इसको घटा देना है। ये जो परिबद्ध क्षेत्रफल आएगा ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा बचा है इसके अंदर, तो सीधा क्या आएगा, ये कंप्लीट है, इसमें से इसे घटा देना, ये परिबद्ध क्षेत्रफल आएगा। देखो अब अपने आराम से इसे अपने W फर्स्ट का मान ज्ञात कर रहे हैं। W फर्स्ट का मान कैसे ज्ञात किया, ए बी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल, और फिर आपने क्या किया, आपने W सेकंड का मान ज्ञात किया। W सेकंड का मान कैसे ज्ञात करोगे, आप लोग लिखोगे ए डी सी एफ ई ए के मध्य का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ए डी सी। ये तो आपका कौन सा वक्र है, ये जो वक्र है आपका ये पीवी वक्र है। देखो दिशा विपरीत है, माइनस बिल्कुल लगाएंगे अपने, ए डी सी, तो ए डी सी और फिर आपने लिखा एफ ई ए का क्षेत्रफल अब आप लोग किसका मान ज्ञात करोगे, W का मान ज्ञात करोगे। तो W फर्स्ट में से आप क्या कर दोगे, W सेकंड को माइनस कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि दोनों जो है वो विपरीत दिशा में, देखो ये निकाय इस ओर जा रहा है, यहाँ से इस ओर जा रहा है और यहाँ से ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपने क्या लिखा, W फर्स्ट में से W सेकंड को घटा करके लिखा। तो अपने लिखा W इक्वल ए बी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल। देखो दिशा की बजाय आप लोग ये बोलो ना कि एक तरफ प्रसार हो रहा है एक तरफ संपीड़न हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा प्रसार और संपीड़न बोलना, क्योंकि
कार्य अदिश राशि होती है। तो आप लोग ये बोल देना कि एक तरफ प्रसार हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, इसलिए एक प्लस का लिया है, दूसरा आपने माइनस का लिया है। तो W इक्वल क्या लिखा, ए बी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखोगे, ए डी सी एफ ई ए का क्षेत्रफल, ठीक है। और इससे जो W